नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जांचिए अपनी तैयारी का स्तर, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का हमारा पार्ट ये 4 है और इसी के द्वारा जो आप तैयारी कर रही हैं उस तैयारी का पता कैसे करें, तो इसी के लिए मैंने ये रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू किए जिसमें हमारा चौथा पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक देख लिया है, सजीव निर्जीव वाला टॉपिक देख लिया है और पादप से संबंधित 2 भाग हमने देख लिए जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सभी हमने इस चैनल के माध्यम से रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर किए हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको परखने के लिए ये जो इस चैनल पर जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं तो वो सभी आप देखना जरूरी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और उसमें कितना आपको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि करीबन 1 महीना आपका बचा है जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग हम डेली 35 क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्याख्या सहित देखते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत 7वीं व्याख्या में डालते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक, और ये बुक भी कौन सी 6th क्लास से 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उन सभी से ये एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। तो ये आपके रीट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण क्लास रहने वाली है। और साथ में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि उसमें जनरल साइंस पूछी जानी है जो 6th क्लास से 10th क्लास तक की पूछी जाती है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है रोग, डिजीज, और इससे संबंधित हमारा ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि रोग वाला टॉपिक भी बहुत ही बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आगे से आगे फैलते चले जाते हैं, और असंक्रामक रोग वो होते हैं जो आगे से आगे, चाहे छूने से, जल द्वारा, वायु द्वारा, किसी प्रकार से वो आगे फैलते नहीं हैं। तो ये 2 प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना कि इनमें से असंक्रामक रोग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है हैजा, सेकंड है टाइफाइड, थर्ड है क्षय रोग और फोर्थ है कैंसर। अब देखो, हैजा ये भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, क्षय रोग ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और ये सभी क्या है, संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग हैं। अभी आगे इनकी जो पैथोजेंस यानी कि रोगजनक की हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बात करेंगे, उस समय आपको इनके विषय में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर जो होता है ये एक असंक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला इनमें से रोग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है हैजा, सेकंड है पोलियो, थर्ड है रेबीज और फोर्थ है खसरा। तो यहाँ पर देखो, पोलियो, रेबीज और खसरा ये तीनों ही आपके विषाणु से होने वाले रोग हैं, यानी कि वायरस जनित रोग हैं, जबकि हैजा जो होता है ये जीवाणु जनित रोग है। और ये कौन से जीवाणु से होता है, हैजा जो होता है ये विब्रियो कोलेरी, जीवाणु का नाम अच्छे से ध्यान में रखना आपको, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा हैजा डिजीज होती है। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना, और इसका संचरण जो होता है ये वायु द्वारा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस से होता है, रेबीज जो होता है ये रेब्डो वायरस से होता है, ये भी थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना, रेब्डो वायरस से होता है रेबीज। और खसरा होता है, ये इसे हम सामान्यतः हम बात करें तो पैरामिक्सो वायरस से खसरा डिजीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये नाम अच्छे से याद रखना आपको। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षय रोग, सेकंड है हैजा, थर्ड है टाइफाइड और फोर्थ है पोलियो। तो यहाँ पर देखो, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये इसी के कारण क्या होता है, क्षय रोग होता है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, इसे तपेदिक भी कहते हैं। ये कई नाम है, तो कौन सा भी नाम आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, और ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। क्षय रोग, टीबी, तपेदिक और इसे अक्षमा रोग भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसके लिए को उपचार के लिए और टीके के बारे में जानकारी भी मैं यहीं पे दे देता हूँ।
इसके लिए जो टीका उपलब्ध है वो बीसीजी का टीका। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। बेसिलस कोमेट ग्वेरिन, इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कोमेट ग्वेरिन। तो ये ध्यान में रखना, ये क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। अगर मान लीजिए किसी को ये रोग हो जाता है तो उसके लिए उपचार के लिए डोट्स इस्तेमाल किया जाता है। डोट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये भी ध्यान में रखना है। और क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो सामान्यतः हम बात करें तो इसमें जो हमारा श्वास नली होती है, श्वास नली जो होती है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा अन्य भाग भी होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये क्षय रोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा और बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। इसका नाम याद रखना, टीबी, तपेदिक, क्षमा, और इसके साथ में जो इसके लिए टीका है वो बीसीजी का टीका। डोट्स जो ट्रीटमेंट होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स लिया जाता है इसके लिए। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये रोग होता है। हैजा की हमने बात कर ली, विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक, साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये डिजीज होती है। और इसके लिए भी क्या होता है, टीका लगाया जाता है, टीएबी का टीका लगाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और पोलियो की हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। विब्रियो कोलेरी जो एक कोमा के आकार का जीवाणु होता है, कोमाकार जीवाणु होता है ये। तो इसके कारण कौन सा रोग होता है, ऑप्शन फर्स्ट है क्षय रोग, सेकंड है हैजा, थर्ड है टाइफाइड और फोर्थ है पोलियो। देखो क्षय रोग की तो हमने बात कर ली, ये तो होगा नहीं। विब्रियो कोलेरी से कौन सा रोग होता है, हैजा रोग होता है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। टाइफाइड की हमने बात कर ली, ये साल्मोनेला टाइफी से होने वाला डिजीज है। पोलियो की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है। और वर्तमान में जो भारत है इसको पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। और इसके लिए 2 वैक्सीन है वो निकाली गई हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। एक तो आता है IPV, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज किसने की थी ये ध्यान में रखना। तो ये साल्क नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक होता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुख के द्वारा ली जाती है। ये तो क्या होता है, इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, और ये मुख के द्वारा ली जाती है। जो हम सुनते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, तो उस प्रकार से वे जो 2 बूंद दी जाती है पोलियो की वो यही बूंद होती है। और इसकी खोज की थी साबिन नामक वैज्ञानिक ने। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक प्रतिजैविक औषधि है, इसका उपयोग किस में करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हैजा, सेकंड है टाइफाइड, थर्ड है क्षय रोग और फोर्थ है मलेरिया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग है वो क्षय रोग के बचाव के लिए इसके उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चावल के मांड के जैसे दस्त किस रोग में होते हैं। तो सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ भी लेता है। तो इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि चावल के मांड से जैसे दस्त जो होते हैं वो टाइफाइड के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हृदय स्पंदन धीमा तथा जीभ के ऊपरी भाग पर लाल चकत्ते किस रोग में होते हैं। हृदय की जो स्पंदन दर होती है, जो आपकी हार्ट रेट होती है वो धीमी हो जाती है, जीभ पर ऊपरी भाग पर लाल लाल चकत्ते हमें नजर आते हैं। तो ये कौन से रोग में होते हैं। पहला है तपेदिक, सेकंड है चिकन पॉक्स, थर्ड है मियादी बुखार और फोर्थ है मीजल्स। तो यहाँ पर जो मियादी बुखार होता है जो कि टाइफाइड होता है, टाइफाइड को हम मियादी बुखार बोलते हैं। और इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये ध्यान में रखना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो इसी के अंदर ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये मलेरिया रोग जो किसी को हो जाता है तो उस समय हमारे शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है हृदय, सेकंड है फेफड़े, थर्ड है लीवर और फोर्थ है प्लीहा। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो ये सेकंड वाला यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा, हृदय प्रभावित होगा, लीवर होगा, प्लीहा होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। मलेरिया रोग जो होता है इसमें हृदय और लीवर और प्लीहा ये प्रभावित होते हैं।
मलेरिया रोग होता किससे, तो एक प्लाज्मोडियम के द्वारा ये रोग होता है, जिसकी वाहक होती है मादा एनाफ्लिज मच्छर। साइक्लोप्स सूक्ष्म जीव द्वारा जल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करने से होने वाला रोग कौन सा है। साइक्लोप्स जो होता है ये एक कर्मी है, और ये जो कर्मी रूपी सूक्ष्म जीव है, जब ये जल के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तो कौन सा रोग इससे होता है, तो ये नारू रोग जो होता है वो इसी के कारण होता है। कर्मी जनित रोग होता है नारू रोग, साइक्लोप्स के कारण होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स रोग होने के कारण है, एड्स HIV। तो ये HIV वायरस के कारण होता है। ये एक बार मैं थोड़ी बहुत इसकी मुख्य जानकारी है वो आपको बता देता हूं। HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके कारण जो रोग होता है वो होता है एड्स, AIDS। इसकी फुल फॉर्म भी हमें ध्यान में रखनी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये सिंड्रोम नहीं हो जाएगा, ये वायरस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम वायरस की बात कर रहे हैं। इम्यूनो ये हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्योंकि वायरस के कारण ये रोग होता है। रोग कौन सा होता है, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके लिए टेस्ट भी हमें ध्यान में रखना, कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, एलिजा टेस्ट काम में लिया जाता है, एलिजा, एलिजा टेस्ट काम में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ई आएगा, सॉरी यहां पर ई, एंजाइम लिंक्ड एक मिनट, एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट एसे, ये ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाता है। अब इसके कारण कौन कौन से यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें से कौन सा कारण है जो सही नहीं है, तो HIV वायरस के कारण होता है, ये सही है। असुरक्षित यौन संबंधों से होता है, संक्रमित मां से गर्भ में पल रहे बच्चे से भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही हमारे राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। और एक इसमें आप फोर्थ ऑप्शन और जोड़ लीजिए कि जब कोई HIV ग्रसित व्यक्ति होता है उसका ब्लड अगर किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसमें उस व्यक्ति को भी HIV रोग या एड्स रोग हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होने वाला रोग कौन सा, यानी कि कोशिका विभाजन है उनका जो सेल डिवीजन है ये नियंत्रण से बाहर चला जाए, तो उस अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कौन सा रोग होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कैंसर, सेकंड है हेपेटाइटिस, थर्ड है हीमोफीलिया और फोर्थ है एड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो सेल्स जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर लेती है तो ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, और वो किसका कारण होता है, कैंसर हो जाता है उसकी वजह से। हेपेटाइटिस जो होता है ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। हीमोफीलिया जो एक आनुवांशिक रोग है, इसकी हम आगे बात करेंगे, आनुवांशिक डिजीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस ए शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए किस अंग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हृदय, सेकंड है लीवर, थर्ड है मस्तिष्क और फोर्थ है फेफड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हेपेटाइटिस होता है ये लीवर से संबंधित रोग है, थोड़ा अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कितने नंबर हो गए, 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से आनुवांशिक रोग है, इनमें से आनुवांशिक रोग कौन सा है। आनुवांशिक रोग का मतलब होता है माता पिता से बच्चे में होने वाला जन्मजात जो रोग होता है, जन्म से उस बच्चे में वो माता पिता से रोग आ जाता है, वो आनुवांशिक रोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैंसर, सेकंड है हेपेटाइटिस, थर्ड है हीमोफीलिया और फोर्थ है स्वाइन फ्लू। देखो कैंसर तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन से हो जाता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस से होता है, लेकिन हीमोफीलिया जो होता है ये एक आनुवांशिक डिजीज है, ये ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है कि जीन पाए जाते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। इसके जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो इसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र अक्ष पर पाए जाते हैं। तो पुरुषों में क्या आते हैं? अक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं पुरुषों के युग्मक में, तो ये अक्ष पर उपस्थित होते हैं। ये तो सही है आपका। इसके जीन महिलाओं के अक्ष गुणसूत्र पर होते हैं, तो महिलाओं में अक्ष होते हैं, तो महिलाओं के गुणसूत्र पर भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर दोनों पर ही ये अक्ष जो हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हो तो उस महिला की कम उम्र में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर एक पर उपस्थित हो तो वो क्या हो जाएगी? वाहक हो जाएगी। लेकिन जब जो पुरुष होता है उसमें तो क्या होता है? एक ही अक्ष पर हीमोग्लोबिन का जीन उपस्थित होता है, इस कारण दूसरा अक्ष होता नहीं है उसके पास, तो ये रोगी हो जाएगा। लेकिन महिला ज्यादातर जो जीवित रहती है वो क्या होती है? वाहक होती हैं। तो महिलाओं में ये रोग सामान्यतः नहीं होता, क्योंकि होता है तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोमाइसिटिन एम्पिसिलिन टाइफीवैक्स। क्लोरोमाइसिन एम्पिसिलिन टाइफीवैक्स ये क्या प्रतिजैविक हैं? इन दवाइयों का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्षय रोग, सेकंड है टाइफाइड, थर्ड है हेपेटाइटिस और फोर्थ है हीमोफीलिया। तो क्लोरोमाइसिटिन एम्पिसिलिन टाइफीवैक्स दवाइयों का उपयोग है वो टाइफाइड रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। स्वाइन फ्लू के उपचार में काम आने वाली दवाई कौन सी? इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो स्वाइन फ्लू के उपचार में काम में ली जाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है टाइफ्लिन 6, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है टेमीफ्लू और फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखो स्वाइन फ्लू जो डिजीज होती है ये H1N1 जो वायरस होता है उसके कारण होती है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हिमोग्लूटिनिन न्यूरोमिरेडिन, हिम्यूनोग्लूटिनिन न्यूरोहिमिडिन। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसी के कारण ये रोग होता है। और इसका जो उपचार के रूप में जो काम में लेते हैं तो टेमीफ्लू भी हो जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टाइमफ्लिन, टेमीफ्लू इसमें काम में लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वाइन फ्लू होता है इसके लिए टेमीफ्लू काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा रोग मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क को प्रभावित करता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है पोलियो, सेकंड है रेबीज, थर्ड है छोटी माता और फोर्थ है खसरा। अब देखो मेरुरज्जु और मस्तिष्क की बात करें तो मेरुरज्जु यानी कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका जो प्रभावित करने वाला रोग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें रेबीज जो होता है ये तो प्रभावित नहीं करता, छोटी माता भी नहीं कर सकती और खसरा भी नहीं, तो यहाँ पर पोलियो ही हो जाएगा जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रेबीज वायरस वाला जीव कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जीव है जिससे रेबीज रोग होता है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये रेप्टो वायरस से होने वाली बीमारी है, रेप्टो वायरस से होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कुत्ता, सेकंड है लोमड़ी, थर्ड है भेड़िया और फोर्थ है उपरोक्त सभी। अब देखो सामान्यतः हम ये सुनते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लोमड़ी की काटने भी हो सकता है, भेड़िए की काटने भी हो सकता है, बिल्ली के काटने भी हो सकता है, क्योंकि इनकी लार में रेप्टो वायरस उपस्थित होता है। कारण क्या होता है इसका? जितने भी जीव होते हैं ये जो मैंने रेबीज वायरस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीव बताए ये सभी संक्रमित होने चाहिए रेबीज वायरस से, तभी वो रेप्टो वायरस है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा, तब हमें रेबीज वायरस होने का खतरा रहता है। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा? इनमें से डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है खसरा, सेकंड है चिकन पॉक्स, थर्ड है क्षय रोग और फोर्थ है हैजा। अब देखो इसे हम वायरस के अकॉर्डिंग अलग करें तो ये दोनों तो वायरस डिजीज हो जाएंगी, लेकिन नीचे दोनों क्या है? ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इससे तो हमारा आंसर तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ और उपाय अपनाते हैं। अब देखो जो खसरा चिकन पॉक्स होता है ये तो संपर्क से फैलता है, क्षय रोग होता है ये सामान्यतः हम बात करें तो जल द्वारा, बलगम द्वारा, इनके द्वारा फैलता है। लेकिन हैजा जो होता है ये सामान्यतः हम बात करें तो जल द्वारा या वायु द्वारा फैलने वाला क्या है, एक रोग है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। टाइफाइड के लिए सत्य कथन कौन सा? टाइफाइड जिसके लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, तो ये विडाल टेस्ट अच्छे से ध्यान में रखना है। जीवाणु साल्मोनेला टाइफी द्वारा वायु द्वारा संचरण से यह रोग होता है।
सेकंड है जीवाणु साइनोबैक्टीरियम टाइफी, जल द्वारा संचरण होता है। साइनोबैक्टीरियम तो इसका रोग बाग होता नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। जीवाणु साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये जल द्वारा संचरण होता है। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा, तो इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका संचरण जो होता है वायु द्वारा नहीं होकर के इसका संचरण जल द्वारा होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सर्दी जुखाम यानी कि सामान्यतः जो जुखाम होती है उसका रोग कारक कौन सा, रोग जनक कौन सा है, किसके कारण होता है ये? तो ऑप्शन फर्स्ट है राइनो वायरस, सेकंड है एंटेरोवायरस, थर्ड है हर्पिस वायरस और फोर्थ है अर्बो वायरस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो सर्दी जुखाम होती है ये राइनो वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो अगर हमारे ब्लड में एचबी की कमी हो जाए, तो ये हम जानते हैं कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे हमें कौन सा रोग होगा? ऑप्शन फर्स्ट है एनीमिया, सेकंड है डेंगू, थर्ड है हीमोफीलिया और फोर्थ है हेपेटाइटिस। तो डेंगू और हीमोफीलिया तो ये तो वायरस से होने वाले रोग हैं। डेंगू और हेपेटाइटिस ये वायरस से होने वाले रोग हैं। हीमोफीलिया जो होता है ये एक आनुवांशिक डिजीज है। लेकिन एनीमिया जो रोग होता है ये हम बात करें तो हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकता है, आयरन की कमी से हो सकता है, क्योंकि आयरन की कमी होगी तभी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन धातु उपस्थित होती है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस रोग में पपीते के पत्ते का रस पीने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वाइन फ्लू, सेकंड है डेंगू, थर्ड है एनीमिया, फोर्थ है हीमोफीलिया। तो पपीते के पत्ते के रस को पीने की सलाह डेंगू रोग में दी जाती है, और जो डेंगू वायरस के कारण होता है। और इसमें क्या होता है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। चेचक के टिक्के की खोज है वो किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा कैसा छपने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना है। चेचक के टिक्के की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है लुई पास्चर, सेकंड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थर्ड है एडवर्ड जेनर और फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ब्राउन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इन्होंने तो केंद्रक की खोज की थी ब्राउन के द्वारा। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। ईस्ट बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन किस प्रकार से होता है उसकी खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा पाश्चरीकरण एक तकनीक भी दी गई थी, जिसमें हम जो शराब है, इन्होंने तो शराब के विषय में बताया था कि उसको किस प्रकार से सुरक्षित बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, लेकिन आजकल उस पाश्चरीकरण तकनीक का उपयोग है हम किस में करते हैं, दूध को सुरक्षित करने में भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसकी मैंने आप जब पादप रोग पढ़ रहे थे उस समय बात की थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज है वो इसके द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन इन्होंने क्या किया था 1829 में इन्होंने जो पेनिसिलिन नोटेटम है उससे पेनिसिलिन औषधि प्रतिजैविक वो प्राप्त की थी। तो चेचक के टीके का आविष्कार वो एडवर्ड जेनर ने किया था, ये ध्यान में रखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से टीके द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियां कौन सी है? तो कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से जो टीके लगाकर के उन बीमारियों को वो रोक सकते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है हेजा, सेकंड है सय, थर्ड है चेचक। तो ये सभी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। हेजा के लिए हेजे का टीका लगाया जाता है, हेजा का टिक्का। और क्षय रोग के लिए मैंने आपको बता दिया बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है। और चेचक इसके लिए एमएमआर का टिक्का लगाया जाता है। और एमएमआर अलग होता है, चेचक के लिए चेचक का टिक्का लगाया जाता है, चेचक का टिक्का लगाया जाता है। एमएमआर और बता देता हूँ, इसमें एक एम का हो जाएगा, मिजल्स के लिए टिक्का लगाया जाता है, मम्पस के लिए टीका लगाया जाता है, और रूबेला जो वायरस होता है उसके लिए। तो मम्पस, मिजल्स और रूबेला वायरस इनके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एमएमआर का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर दो चीजें मैं और बता देता हूँ। एक तो देखो आपने सुनी होगी छोटी माता, जिसे हम क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स।
और एक होती है बड़ी माता जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। दोनों के बारे में बता देता हूं, और इसे ही हम चेचक कहते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी चेचक कहते हैं। छोटी माता जो होती है, सामान्यतः हम बोलते हैं ना आंकड़े का आंकड़े निकल आए, वही होती है छोटी माता चिकन पॉक्स। तो ये होती है वेरिसेला वायरस के कारण, वेरिसेला वायरस से। ये ध्यान में रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वेरिसेला वायरस से होती है छोटी माता या चिकन पॉक्स। इस नाम पे मत जाना, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि छोटा ही हो। तो ये ध्यान में रखना, इसमें थोड़ा सा उल्टा है कि छोटी माता है तो वो चिकन पॉक्स है, बड़ी माता है तो वो स्मॉल पॉक्स है। तो छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स ये वेरिसेला वायरस से होती है, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स या जो चेचक होता है ये वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से होता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो छोटी माता होती है चिकन पॉक्स होती है तो वेरिसेला वायरस से होती है, और बड़ी माता या जो चेचक होता है स्मॉल पॉक्स जिसे हम कहते हैं वो होती है वेरियोला वायरस से। नेक्स्ट है एल्बेडाजोल, एल्बेडायोजोल है, एल्बेडायोजोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पेट के कीड़ों को मारने के लिए कृमिनाशक के रूप में, सेकंड है नारू रोग के उपचार में, थर्ड है कुष्ठ रोग के उपचार में, फोर्थ है तपेदिक के उपचार में। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एल्बेडायोजोल जो होता है इसका उपयोग पेट के कीड़ों को मारने के लिए कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। देखो पीछे मैंने आपको अभी चेचक बताया था, बड़ी माता चेचक या स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, जो भारत से पूर्णतः उन्मूलित हो चुका है, यानी कि एक भी रोगी नहीं है भारत में इस समय। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर नंबरिंग नहीं लगा, 24 और ये 25 और ये हो जाएगा 26 और यहाँ पे ये हो जाएगा 27, 27 नंबर का क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है विषाणु, सेकेंड है जीवाणु, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ है अमीबा। तो कुष्ठ रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, और इस जीवाणु का नाम भी हमें अच्छे से आना चाहिए। तो जीवाणु हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि लेप्रीसी डिजीज भी कहते हैं और इसी बैक्टीरिया के नाम पर इसे लेप्रीसी डिजीज कहा जाता है। और इसके लिए भी टीका उपलब्ध है, ये टीका भी याद रखना है, बीसीजी का टीका, जो कि टिब्बी के लिए भी लगाया जाता है और कुष्ठ रोग के लिए भी लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका वो कुष्ठ रोग के लिए होता है, और ये किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। कुष्ठ रोग में होता क्या है? कुष्ठ रोग में क्या होता है कि हमारे शरीर के जो दूरस्थ अंग होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो टूट टूट के, विशेष करके अंगुलियां जो होती हैं ये आगे से टूट टूट करके गिरनी शुरू हो जाती हैं। और ये भी क्या है, एक संक्रामक रोग है, ये आगे से आगे छूने से फैलता है, संपर्क के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ये ध्यान में रखना है, इसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कोढ़ रोग भी इसे कहा जाता है। कोढ़ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, इसे लेप्रेसी भी कहते हैं, और इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कोविड-19 रोग होता है। तो ये तो हम सभी को आना चाहिए, क्योंकि अभी साल भर पहले ही हम इस बहुत बड़ी मतलब विपदा से हम इससे निकल करके आए हैं। तो कोविड-19 के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये फैला कहाँ से था? तो चीन में एक वुहान नामक शहर है, वहां से ये फैला था, ये ध्यान में रखना है। और कौन सा है? तो ये वायरस के होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। और इसके वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। आरएनए की चारों ओर प्रोटीन पाई जाती है, तो ये चारों ओर प्रोटीन हो जाएगी, बीच में आरएनए हो जाएगा, इस प्रकार का, यानी कि एक रेट्रो वायरस है ये। ऑप्शन फर्स्ट है विषाणु, सेकंड है जीवाणु, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ अमीबा। तो ये हम सभी जानते हैं कोविड-19 जो होता है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये कोविड-19 के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि आपकी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, संक्रामक रोग का उदाहरण है। इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग है? ऑप्शन फर्स्ट है हैजा, सेकंड है एनीमिया, थर्ड है जोड़ों का दर्द और फोर्थ है कैंसर। तो इसकी तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी, ये तो संक्रामक है नहीं, जोड़ों का दर्द भी नहीं है, एनीमिया भी नहीं है। हैजा रोग जो होता है, जो विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, ये एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30,
छोटी माता अर्थात चिकन पॉक्स का संचरण करने वाला जीवाणु। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि छोटी माता या चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं, इसका संचरण करने वाला वायरस कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है वेरिसेला वायरस, सेकंड है राइनो वायरस, थर्ड है प्लाज्मोडियम और फोर्थ है ई कोलाई। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरिसेला जोस्टर नामक जो विषाणु होता है उसके द्वारा ये छोटी माता या चिकन पॉक्स रोग होता है। राइनो वायरस से जुकाम होती है, मैंने पहले ही बता दिया। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया रोग फैलाता है, ये ध्यान में रखना। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। और प्लाज्मोडियम की जो वाहक होती है वो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनोफिलीज मच्छर ये प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है एनीमिया, एल्बा डायोजोल, सेकंड है स्वाइन फ्लू रक्त अल्पता, थर्ड है कर्मी संक्रमण ओआरएस घोल, ये ओआरएस घोल है, थर्ड दस्त टेमी फ्लू। अब देखो यहाँ पर एनीमिया का हमने पता है, पहले ही पढ़ लिया है। एनीमिया वो आयरन की कमी से या फिर जो हीमोग्लोबिन है इसकी कमी से हो जाता है, और इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। जो ब्लड होता है हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर रक्ताल्पता यानी कि ये बी से मिल जाएगा। स्वाइन फ्लू की अभी हमने बात की थी, ये टेमी फ्लू होता है इसके उपचार के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए। कर्मी संक्रमण को रोकने के लिए एल्बा डायोजोल का प्रयोग किया जाता है, और दस्त जो होते हैं इसके लिए ओआरएस घोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा बी, एस है। तो ऑप्शन जो थर्ड हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मेरास्मस रोग किस कारण से होता है। मरासमस रोग है ये किसके कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन की कमी से, सेकंड है प्रोटीन तथा ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ही आप ऐड कर लेना। विटामिन की कमी से, थर्ड है खनिज लवण व पानी की कमी से। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मरासमस डिजीज होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और ध्यान में रखना, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर डिजीज हो जाती है। क्वासियोरकोर नामक डिजीज हो जाती है। केवल प्रोटीन की बात आए तो क्वासियोरकोर, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात आए तो मरासमस डिजीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको दोनों दे रखे हैं, क्वासियोरकोर और मरासमस। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे कि क्वासियोरकोर भी इसकी कमी से होता है, मरासमस भी होता है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन ई की कमी से होता है, सॉरी विटामिन सी की कमी से। विटामिन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा। कुछ क्वेश्चन है, एक इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन हमें करने हैं। उसके बाद में जो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन रह जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है रतौंधी, सेकंड है बेरीबेरी, थर्ड है स्कर्वी और फोर्थ है रिकेट्स। अब देखो विटामिन की बात आ गई तो मैं थोड़ा बहुत विटामिन के बारे में भी बता देता हूँ। विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील है, इनकी एक ट्रिक है ए डी ई के। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इसे हम रेटिनोल कहते हैं, रेटिनोल। और सबसे अच्छा जो स्रोत होता है विटामिन ए का वो होता है गाजर, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसकी कमी से जीरोफथेल्मिया रोग भी हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। बेरी रोग जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी से होता है, और सी का साइंटिफिक नेम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। सॉरी कैल्सीफेरोल नहीं हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, एक मिनट में आपको बता देता हूं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होगा एस्कोर्बिक एसिड। जैसे जैसे विटामिन आएंगे उसी प्रकार से इनके मैं नाम भी और उनके बारे में जानकारी भी बताता रहूंगा। और जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उन सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है।
रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी ध्यान में रखना। और विटामिन डी जो होता है ये हमारी त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका संश्लेषण किया जाता है और इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिया रोग भी हो जाता है। ये दोनों ही रोग आपको ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन आएगा तो उस समय और अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन ए और फोर्थ है विटामिन के। अब देखो थक्की से संबंधित बात आ गई तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता देता हूँ। देखो हमारे ब्लड जो होता है, जब शरीर के अंदर ब्लड वाहिनियों में ब्लड की बात करें तो उसमें हिपेरिन एक प्रोटीन पाई जाती है। हिपेरिन ये क्या करती है, हमारी ब्लड वाहिनियों में ब्लड को जमने से रोकती है। और इसी ब्लड के अंदर दो प्रोटीन और पाई जाती है, एक तो फाइब्रिनोजन और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ही प्रोटीन क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है। लेकिन जब ये ब्लड का थक्का उसी समय बनाती है जब ये वायु के संपर्क में आती है। लेकिन सामान्यतः ब्लड जो हमारी जो वाहिनियों में जमता नहीं तो वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ये तीनों ही प्रोटीन है, किसके द्वारा स्रावित होती है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, तो ये कृत के द्वारा होता है, ये भी ध्यान में रखना। अब हमें पूछ लिया विटामिन। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ पर, ब्लड का थक्का जमाने के लिए कौन सा मिनरल्स यानी कि तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के जो होता है ये हमारी बड़ी आंत के अंदर बैक्टीरियाओं के द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है, बाहर से भी प्राप्त करते हैं लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा भी इसका निर्माण होता है। और इसकी जो सामान्यतः हम बात करें तो इसकी जो साइंटिफिक नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेप्टोक्विनोन। नेप्टोक्विनोन हो जाएगा विटामिन के का साइंटिफिक नेम। तो इस प्रकार से टोटल 35 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो कि व्याख्या सही देखे हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते थे वो भी हमने साथ में कवर किए हैं। ये आपको रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, जिससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। आपकी सफलता ही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को देख करके खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। पीछे के एग्जाम के आपके पेपर देखिए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैंने इनमें इंक्लूड किए हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये ऐसे ही क्वेश्चन है, एक बार देखिए अच्छे से, अगर आप इनको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेब असिस्टेंट की हैं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, इनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। इनके आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को जब साथ साथ में देखेंगे तो। और अगर संभव हो सका तो मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर के आ सकता हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।